जय हिंद मेरे दोस्तों। तो फाइनली आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम डेट बहुत ही नजदीक आ चुकी है। आपका पेपर 16 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है और आज आपसे आपके पास 3 दिन बचे हुए, लास्ट 3 दिन। और मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं मॉडल पेपर नंबर 20, जिसमें हम एनटीपीसी के रिपीटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। टॉप 50 क्वेश्चन है भाई। आज की वीडियो में कितने टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आया हूं दोस्तों। क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ा दी है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी क्लास अटेंड करनी है। अगर सिलेक्शन लेना है तो ये मॉडल पेपर बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। पहला प्रश्न लग चुका आपकी स्क्रीन पर। हाइडे स्पिच का युद्ध किसने जीता था दोस्तों? बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। वीडियो को बिना स्किप किए पूरी क्लास अटेंड करनी है। सारे महत्वपूर्ण और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो हाइडे स्पिच का युद्ध हुआ था राजा पुरो और सिकंदर के बीच में हुआ था, लेकिन सिकंदर इस युद्ध को जीत चुका था दोस्तों। ठीक है, इसी को दोस्तों ये 325 बीसी में होता है। इसी को झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, इसे ही वितास्ता का युद्ध भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किसे आधुनिक भारत की मीरा के नाम से जाना जाता है? आज मैं आपको एनटीपीसी के रिपीटेड क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं, तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। एक भी क्वेश्चन मिस मत करना आज की क्लास का। सारे 50 क्वेश्चंस अटेंड करके जाना भाई। सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक भारत की मीरा। अगला प्रश्न, मोढेरा में सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था मेरे भाई? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर। सही आंसर हो जाएगा चालुक्य वंश, ऑप्शन नंबर बी। भाई जो भी नए चैनल पर विजिट करें, एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। निम्न में से कौन सा प्रतिवादक सितार वादक नहीं है? मतलब कौन इनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सितार नहीं बजाते हैं दोस्तों? आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो इनमें से दोस्तों है पंडित शिव कुमार शर्मा, ये सरोद वादक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल दोस्तों, बताइएगा इसका आंसर। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ये 10 दिनों तक मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिनों तक मनाया जाता है। और ये किस महीने में मनाया जाता है? ये दिसंबर महीने में मनाया जाता है। दिसंबर महीने में मनाया जाता है। ठीक है, कम समय में आपको आज इस वीडियो में कम से कम 80-90 क्वेश्चन का रिवीजन करा के जाऊंगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, कम समय में। सही आंसर आएगा नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी। बस आपको ध्यान से सुनते जाना, एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, निम्न में से कालिदास की कौन सी रचना भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के संदर्भ पर आधारित है दोस्तों? बताइएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, अगर आपको आता है पहले से ही। देखो आप लोग क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में दीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे जरूर करूंगा, आप लोग मुझे बताइएगा कि आपका एग्जाम किन डेट्स में आ रहा भाई। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए फिलहाल इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आएगा कुमार संभव, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ये सारी की सारी दोस्तों रचनाएं कालिदास की, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई 86वां संविधान संशोधन अधिनियम दोस्तों। इसमें क्या कहा गया था? इसमें यह कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का जो दायित्व होगा वो उनके माता पिता का होगा दोस्तों। इसी संशोधन में कहा गया था, याद कर लेना। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा का दायित्व किसका होगा? उनके माता पिता का होगा दोस्तों। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों आपसे पूछा है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो यहां पर 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो 10 मौलिक कर्तव्य थे, 10 मौलिक कर्तव्य हैं, वो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे दोस्तों। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य जो भी हैं, 10 मौलिक 1 से लेकर 10 तक है ना। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के, ठीक है, 42वें संशोधन 1976 के तहत ऐड किए गए। तो ये पॉइंट्स और ये बेसिक फैक्ट याद कर लेना, एग्जाम में पूछेगा दोस्तों। ठीक है, 1976 का। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसी संशोधन को दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है दोस्तों। ये लघु संशोधन भी संविधान भी कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और एग्जामिनर क्या पूछ सकता है आपको क्वेश्चंस? अब आप एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि जो मौलिक कर्तव्य है मेरे भाई, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये हमने किसके संविधान से बोरो की है मेरे भाई? तो ये ध्यान रखना, ये हमने रूस के संविधान से बोरो किए हैं, ध्यान रखोगे। ठीक है, तो एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। और संविधान के भाग किस में है दोस्तों? ये भाग आप लोग मुझे बताओगे, आर्टिकल में बता दूंगा। वो क्या नाम है, मतलब आर्टिकल में बता सकता हूं 51 का ए है दोस्तों। और किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। अब आप मुझे बताइए मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में? देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं कमेंट बॉक्स में। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है मेरा भाई, जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं, आप लोगों के लिए पूछता हूं, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट है वो कमेंट्स वो देखेंगे तो वहां से भी उनका रिवीजन हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो सब तरीके से आपके लिए मेहनत जारी है दोस्तों।
निम्न में से कौन सा हिमालय पर्वतीय दर्रा नहीं है जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है मेरे भाई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दर्रे वाला टॉपिक पढ़ लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें शिपकीला दर्रा ध्यान रखना दोस्तों, आपको हिमाचल प्रदेश का है दोस्तों। कहां का? हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। HP लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, हिमाचल प्रदेश, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, यहां पर अक्षरों का एक प्रत्येक युग्म ग्रुप एक निश्चित तर्क का अनुसरण अगले ग्रुप से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करता है। देखो ये 20वां मॉडल पेपर है और मैं हर मॉडल पेपर में हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऐड कर रहा हूं जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। ये क्लास एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये क्लास उतनी ही इंपॉर्टेंट 12th लेवल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए भी है दोस्तों, ठीक है। तो दोनों ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रीजनिंग का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है, अगर आप देख पा रहे होंगे क्या इसमें लॉजिक लगा हुआ है। अब आप इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं, एक दिमाग लगा सकते हैं। देखेंगे दोस्तों, P यहां पर फर्स्ट नंबर पर, P यहां पर भी फर्स्ट नंबर पे, Q यहां पर फर्स्ट नंबर पर, Q यहां पर भी फर्स्ट नंबर पर, तो I यहां पर फर्स्ट नंबर पे, I यहां पर भी फर्स्ट नंबर पे, V भी फर्स्ट नंबर पे, यहां पर भी फर्स्ट नंबर पे, U भी यहां पर, U भी यहां पर है, T यहां पर, लेकिन I यहां से स्टार्ट हो रहा है तो ये आंसर नहीं होगा। तो ऐसे कट करके आंसर टिक करना है। अब देखो A सेकंड नंबर पे, तो A इधर इसके कोड में लास्ट नंबर पे आ गया, U सेकंड नंबर पे, ये भी लास्ट नंबर पे आ गया। तो यहाँ पर देखो D सेकंड नंबर पे, यहाँ पर E आ रहा है तो ये भी आंसर, सॉरी ये हो सकता है, ये हो सकता है क्योंकि D लास्ट में दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ये हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें A क्या लास्ट में नहीं, लास्ट में तो N है तो ये आंसर नहीं होगा भाई, दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। अब S यहाँ पर भी है, S लास्ट में भी है। अब हमारा जो आंसर होगा वो फर्स्ट और C में होगा दोस्तों। किस में होगा? फर्स्ट और C में, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे और सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इन दोनों का रिलेशन बनाते हैं। देखो P यहां पर फर्स्ट नंबर पे और यहां पर कितना आ गया, पीछे से सेकंड नंबर पे आ गया। P यहां पर फर्स्ट नंबर पे था और पीछे से सेकंड नंबर पे आ गया। उसी तरह से Q यहां पर फर्स्ट नंबर पे, इधर भी देखो पीछे से सेकंड नंबर पे आ गया। तो अपने पास दो ऑप्शन बचे हुए, कौन कौन से? A और C। इसमें चेक कर लेते हैं। I यहां पर फर्स्ट नंबर पे और पीछे से सेकंड नंबर पे भी है, बिल्कुल है। लेकिन अगर हम C वाले में देखेंगे, U यहां पर फर्स्ट नंबर पे, लेकिन यहां पर तो U सेकंड नंबर पे आ गया, तो ये गलत हो जाएगा भाई। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन को कट करते हुए आंसर टिक करना आप लोगों को। निम्न में से कौन दक्षिण भारत का शास्त्र नृत्य नहीं है दोस्तों? बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। अगर आप देख पा रहे हो दोस्तों, दक्षिण भारत का शास्त्र नृत्य नहीं है तो वो है सत्रिया दोस्तों, ठीक है। ये केरल का आप लोगों को पता ही है भाई, केरल का है, ठीक है। ये मोहिनी अट्टम भी केरल का, ये भी आप लोगों को पता है, ये भी दक्षिण में ही पड़ता है लोकेशन के हिसाब से। भारतनाट्यम भी दोस्तों तमिलनाडु का, ये भी दक्षिण में ही है। लेकिन सत्रिया दोस्तों असम का है दोस्तों, ठीक है। ये पूर्वोत्तर राज्य का हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज मैं सारे रिपीटेड क्वेश्चन करवा रहा हूं भाई, एनटीपीसी के सारे रिपीटेड क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो ये क्लास आपके लिए रामबाण होने वाली है, पूरी क्लास अटेंड करो, बीच में स्किप मत करना स्टूडेंट्स, ठीक है। सही जवाब क्या हो जाएगा? महाधमनी टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। ये वाला बताइए, भारत के पहले औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। तो सही जवाब आ जाएगा 1948, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अस्थमा मुख्यतः श्वसन के किस भाग को प्रभावित करता है? दोस्तों यहां पे श्वसन लिखा हुआ है, माफी चाहूंगा, यहां पर लिख देंगे आप लोग श्वसन, ठीक है। चलो आप मुझे बताइए, अस्थमा जो रोग है वो मुख्यतः श्वसन के किस भाग को प्रभावित करता है? प्रश्न बहुत ही शानदार है। तो ये ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन बहुत ही अल्टीमेट लेवल का है, शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप लोगों को। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 18 और 1512 है। यदि उनमें से एक संख्या 126 है तो इन संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसको ये कंसेप्ट पता है। गुरुजी दो संख्याओं का गुणनफल, गुरुजी दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर है। ये कंसेप्ट अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन की धज्जा उड़ा दोगे। देखो दोस्तों, अब दो संख्याओं में से मैंने एक संख्या क्वेश्चन में दे रखी है 126 दे रखी है, मान लो एक संख्या 126 है, ठीक है। अब हमें दूसरी संख्या हमने x मान ली। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ का मान दे रखा है दोस्तों क्वेश्चन ने, ठीक है। महत्तम समापवर्तक 18 दे रखा है, सॉरी कितना लैसे दे रखा है 1512, और ये जो महत्तम समापवर्तक है ये 18 दे रखा है। अब इस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या मैं इस 126 को 18 गुणा 7 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैलकुलेशन को इजी करना है भाई, हमें तो कैसे भी करके भाई कैलकुलेशन को इजी करना है मेरे भाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा? देखो ऐसा लिखने से ये फायदा हुआ, यहां से 18 से ये 18 गया, 7 की टेबल से काट लो, 7 दूनी 14, ठीक है। कितना बचेगा? 1 बचेगा, 7 एकन 7, कितना बचेगा? 4 और 7 छंग 42। अब आपको पूछा, देखो एक संख्या तो पहले से थी 126 और दूसरी संख्या आपने निकाली 216।
अब आपसे पूछा इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है, तो इनके बीच का अंतर कितने का आ रहा है मेरे भाई? इनके बीच का अंतर 90 का आ रहा है मेरे भाई। कितने का आ रहा है? 90 का आ रहा है। यही तो हमें पूछा है, दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर। तो 126 और 216 के बीच का अंतर कितना है? 90 का है। तो ऐसे आप इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, देखो जब भी मैं क्वेश्चन सोल्व किया करो, आप कैलकुलेशन पर फोकस किया करो और वही तरीके आप एग्जाम में लगाओगे तो बहुत जल्दी होगा क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए हैं मेरे भाई? ये एक शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो चोल राजवंश आपको टिक कर लेना है दोस्तों, जिसके संस्थापक विजय चोल हैं। 19वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी दोस्तों? ये एक शानदार सा क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। सही जवाब हो जाएगा धर्मपाल ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्न में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए मेरे भाई। ये एक शानदार सा क्वेश्चन है मेरे भाई, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे दोस्तों इसका क्या आंसर होने वाला है। दोस्तों आपने ये तो जरूर देखा, ये पश्चिमी घाट होती है और ये पूर्वी घाट होती है। जिस पॉइंट पर मिलते हैं दोस्तों वो नीलगिरी की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, और नीलगिरी की पहाड़ियों पर दोस्तों सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। और यहाँ पर जनजाति कौन सी निवास करती है? टोडा जनजाति। ठीक है, और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी दोस्तों दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी दोस्तों, जो ओडिशा में दोस्तों। ठीक है, और आप लोगों को पता ही होगा प्रायद्वीप पे, यहाँ देखो यहाँ पर आपको अरब सागर देखने को मिलता है। कहाँ पर? अरब सागर। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? हिंद महासागर। यहाँ पर क्या है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ हो उसी को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी दोस्तों गोदावरी है, ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको मैंने बता दिया है, अच्छे से आपने सुना भी होगा। फिलहाल मालाबार क्षेत्र आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो दोस्तों। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में दोस्तों मालाबार क्षेत्र। अब मालाबार क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दोगे तो मजा ही आ जाएगा। सिक्किम को भारतीय संघ में संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन फिर से आ चुका है। शाही राज्य का दर्जा तो दोस्तों सिक्किम को 35वें संशोधन के तहत दिया गया था, लेकिन इसको शामिल किया गया 36वें संशोधन के तहत। जितने भी विद्यार्थी ए ऑप्शन टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं अपन लोग, क्वेश्चन नंबर 19। गंगा के मैदानी इलाकों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है मेरे भाई? बहुत ही शानदार। तो यहां पर आपको कछारी मिट्टी देखने को मिलेगी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, आप सभी से निवेदन है वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और लास्ट में मुझे कमेंट करके जाएंगे कि 50 में से कितने क्वेश्चन आपने बना लिए। भाई 3 दिन बचे हुए, अगर आप मेहनत करोगे सिलेक्शन 100% आपके हाथों में ही है। ठीक है, और मैं सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड, इंपोर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं। मैं डेली मॉडल पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेता हूं, एनटीपीसी के रिपीटेड क्वेश्चन भी लेता हूं, और दोस्तों लेटेस्ट क्वेश्चन भी लेता हूं रेलवे के जो भी रिसेंटली पूछे जा रहे हैं, चाहे वो गणित के हो चाहे रीजनिंग के हो। वो कौन सी प्राप्ति है जिनका दावा सरकार में नहीं किया जा सकता दोस्तों? बताइए इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा? तो अगर आप सी ऑप्शन ए ऑप्शन टिक कर रहे हो राजस्व प्राप्ति, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। अगला क्वेश्चन, भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर आईसीसी महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप 2025 जीता है? बताइए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा है, जीके जीएस, करंट अफेयर, मैथ और रीडिंग सभी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो वो सब आपको मिल भी रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो डी ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। 2025 में विमोचित पुस्तक टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री के लेखक कौन है मेरे भाई? ये शानदार सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए सही जवाब क्या होगा? तो इसके लेखक है मेरे भाई टिम विगमोर। कौन है? टिम विगमोर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भाई अभी तक मैंने आप लोगों से नहीं कहा है, एक बार निवेदन कर रहा हूं दोस्तों सभी विद्यार्थियों से, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, ये मेहनत पूरी आप लोगों के लिए जारी है दोस्तों, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं हमारी मेहनत के लिए। ठीक है, निम्न में से कौन सा पादप उत्तक प्रकाश संश्लेषण करता है? और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा है, बताइए। सही जवाब हो जाएगा हरित लवक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, माउंट फूजी जो कि जापान की सबसे ऊंची चोटी है, ये एक प्रकार की है दोस्तों। ये किस प्रकार की चोटी है दोस्तों? बताइए। तो ये एक प्रकार की ज्वालामुखी चोटी है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है यहां से। अगला प्रश्न, राजा रवि वर्मा के क्षेत्र में प्रसिद्ध है दोस्तों। ये फिर से एकदम शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, बताइए इसका आंसर। तो राजा रवि वर्मा मेरे भाई ये चित्रकारी के क्षेत्र से प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, आईएमओ का विस्तृत रूप क्या है दोस्तों? आईएमओ का विस्तृत रूप क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिर से लग चुका आपके स्क्रीन पर। अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक संगठन, ऑप्शन नंबर सी। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखो जब भी श्रृंखला दी जाती है पहले ये देखो कहीं सीरीज धीरे धीरे तो नहीं चल रही, अगर धीरे धीरे चल रही तो हम डिफरेंस से ही काम चला लेंगे। +2 देखने को मिला है, बिल्कुल मिला है। -6 देखने को मिला है, मिला है। +2 देखने को मिला है, मिला है। -6 फिर से कर लो, क्या दिक्कत हो रही है भाई? -6 फिर से कर लो, 602। कोई डाउट है क्या?
डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, वो दो राय नहीं है, यहां पर भी देख सकते हो दोस्तों -6, तो -6 +2 की सीरीज चल रही थी जो हमने कर लिया, ठीक है। 1857 के विद्रोह काल के समय, 1857 के विद्रोह काल के समय उत्तर प्रदेश में बड़ौत में विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ौत में विद्रोह करने वाला शाहमल को युद्ध में मारा गया था। मतलब कि जो उत्तर प्रदेश में जो 1857 का विद्रोह हुआ था दोस्तों, बड़ौत विद्रोह हुआ था, उसमें जो शामिल था वो किस तारीख को मारा गया था दोस्तों। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों रेलवे में। सही जवाब क्या होगा इसका, तो वो कब मारा गया कमेंट बॉक्स में बताइए, बताइए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप लोग 18 जुलाई 1857, देखो डेट पूरी लिख देता हूं, 18 जुलाई 1857 याद रखेंगे, 18 जुलाई 1857 दोस्तों, ठीक है। ये अंग्रेजी सेना के खिलाफ दोस्तों 600 किसानों मतलब सैनिकों के का नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह विशेष रूप से उल्लेखित किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि ही होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो सही जवाब होगा अनुच्छेद 343 का सब क्लॉज 1। अगला प्रश्न, वारली लोक चित्रकारी किस राज्य का एक लोक रूप है दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। तो जितने भी मेरे वीर ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। भारत ने 2025 में किस तिथि को तंबाकू निषेध दिवस मनाया। ये एक शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है मेरे भाई। तो सही जवाब हो जाएगा 31 मई, ऑप्शन नंबर सी। देखो 31वां क्वेश्चन और 31 मई आंसर है, ताजुक देख लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, 2025 में एटीपी मास्टर 1000 प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं दोस्तों, बताएंगे। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। सही जवाब नोवाक जोकोविच, आपको टिक करना है, नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बताइएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे। कोई भी डाउट हो तुरंत क्वेश्चन करें कमेंट बॉक्स में। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। देखो दोस्तों, किसान सभा इसका गठन कब हुआ था दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। तो 1936 आपको टिक कर लेना, रट लेना अच्छे से, ठीक है। और आपसे पूछा इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है। भारतीय राष्ट्र आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास है एक आनंद मठ, कौन सा उपन्यास है, आनंद मठ। इसके लेखक कौन है भाई, ये तो सभी को पता ही होगा भाई, सभी ने टिक कर लिया होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी दोस्तों। तो चलिए भाई प्रार्थना समाज की स्थापना देख लेते हैं भाई। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन इसी में कंफर्म हो गया कि ये मुंबई में इसकी स्थापना हुई, ध्यान रखना, और कब हुई थी एक बार टिक कर लो, 1867 में। अब ध्यान से सुनो ध्यान से, इसकी स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडु। यहां पे मैं 2 क्वेश्चन और पूछूंगा, ध्यान से, आप लोगों को ध्यान बिल्कुल भी नहीं बटाना है, नजर हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। आपको ये गलती नहीं करनी है, बस ध्यान से सुनो। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि किसने दिलाई, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता आपको। इसको जो प्रसिद्धि दिलाई थी वो किसने दिलाई थी दोस्तों, ठीक है। इसको प्रसिद्धि दिलाई थी एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, जिसको आप शॉर्ट में एमजी रनाडे कहते हो, महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है। ये आपको टिक कर लेना है, ठीक है, ये आपको एमजी रनाडे कहते हो। अब एक क्वेश्चन पूछेगा, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने तो की है, लेकिन किसकी प्रेरणा से, किसकी प्रेरणा से, किसकी प्रेरणा से। तो आंसर आपको टिक करना, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, ये टिक कर लेना है, केशव चंद्र सेन। देखो क्वेश्चंस करवाता हूं मैं, उसके साथ फैक्ट बताना, मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था 70-80-90 क्वेश्चंस का रिवीजन करा के जाऊंगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो आपको रिवीजन करना अच्छे से। 4 क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना कहां पर हुई, मुंबई में हुई, कब हुई, 1867 में हुई, किसने की, आत्माराम पांडुरंग ने की, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे थोड़ा अलग लिख दिया, 1 मिनट, आत्माराम पांडुरंग लिखना मुझे यहाँ पे, ठीक है। 1 मिनट कहाँ गया भाई, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, किसने की, आत्माराम पांडुरंग ने की, किसकी प्रेरणा से की है, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, और इसको प्रसिद्धि किसने दिलाई है, महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट बेसिक फैक्ट रट लेना अच्छे से। अगला प्रश्न, वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर किस भारतीय राज्य का गठन किया गया था दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों 1 अक्टूबर 1956 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर इसका गठन किया गया था। मैग्रोव वन कहां पर पनपते हैं दोस्तों, जो मैग्रोव प्रकार के जो वन होते हैं वो कहां पर पनपते हैं दोस्तों, बताएंगे इसका आंसर। तो ये तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 6 नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत आईएनएस रक्षक को कहां पर सेवा में शामिल किया गया है दोस्तों। शानदार क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर। तो जितने भी मेरे वीर कोच्चि टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन,
10वीं सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार एसडीजी सूचकांक में भारत का स्कोर क्या है मेरे भाई? शानदार सा क्वेश्चन फिर से लगा हुआ आपके स्क्रीन पर। कितने विद्यार्थी आंसर करेंगे भाई? देखो आप लोग रोज मॉडल पेपर अटेंड कर रहे हो, क्या आपको रोज इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है अपने अंदर? कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ठीक है। और एक जो मैंने क्वेश्चन किया था प्यारा सा, वो आप मुझे बताना कि आपका एग्जाम किन डेट्स में है, ठीक है, वो जरूर बताना। जितने भी स्टूडेंट 67 टिक कर रहे हैं सी ऑप्शन को, बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। 40वां प्रश्न, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं मेरे भाई? शानदार सा क्वेश्चन है, बताइए। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये मेरे भाई केरल राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अभी मैंने आपको बताई थी ना, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, वो केरल की है दोस्तों, ठीक है, केरल में ही स्थित है। अगला प्रश्न, यदि किसी निश्चित आंकड़े का बहुलक और माध्यक क्रमशः 24 और 18 है तो उस आंकड़े का माध्य ज्ञात करिए। अब ये क्वेश्चन तो मेरे भाई वही स्टूडेंट कर पाएगा गुरु जिसको ये फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला गुरु? जिसको ये वाला फॉर्मूला पता है। बहुलक इज इक्वल टू, बहुलक यानी मोड इज इक्वल टू 2 माध्यिका यानी कि 2 मीडियन, तो सॉरी 2 क्या 3 मीडियन, 3 माध्यिका, 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। जिसको ये फॉर्मूला पता है वो इस क्वेश्चन से खेल जाएगा भाई, उड़ा देगा इस क्वेश्चन को फूक मार के ही। जिसको ये क्वेश्चन फॉर्मूला पता है वो इस क्वेश्चन को उड़ा देगा भाई फूक मार के, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन फॉर्मूले में क्या सीखा? इंग्लिश में अगर कहूं तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मोड दे रखा क्वेश्चन है 24 और माध्यिका दे रखी है 18 गुणा 3 में, ठीक है। और आपसे पूछा है 2 माध्य, 2m का मान पूछा है। अब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों 3 की टेबल से कि देखो कट रहा है तो काटो, 18 छठे 54, 54 हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है? 18 54, 54 हो रहा है। 54 में से आपको 24 माइनस कर लेना, कितना आ गया? यहाँ पर देखोगे कितना आ रहा है? 0। और 5 में से 2 करोगे 3। अब 3 का आधा 2 से भाग करना है, तभी तो आपके पास m का मान पता चलेगा। तो आधा करना भाई। ऑप्शन नंबर ए आ चुका है। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों, कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप गाइस कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला क्वेश्चन, पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में मीथेन जिसका फॉर्मूला है CH4 के पूर्ण दहन से कौन सा उत्पाद बनते हैं? कौन से उत्पाद बनते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर। सारे प्रश्न आज मैंने रिपीटेड क्वेश्चन रखे एनटीपीसी के ग्रेजुएशन लेवल के। CBT 1 की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। तो जो भी स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड और जल टिक कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल सही जवाब है। रागम तनम पल्लवी, राघव तनम पल्लवी शब्द भारतीय संगीत की किस नृत्य शैली से संबंधित है? बताएंगे, बहुत इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो जो भी स्टूडेंट कर्नाटक संगीत टिक कर रहे हैं उनका जवाब पूरी तरह से सही है। ब्रिटिश भारत के दौरान भारत की पहली राष्ट्रीय जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी मेरे भाई? ये एक शानदार सा क्वेश्चन है। तो 1871 दोस्तों, जो भी टिक करे उनका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मैं पूछूंगा किसके समय में? रिपन के समय में या मेयो के समय में? देखते कितने स्टूडेंट जवाब देते हैं। 1871 में तो शुरू की गई थी, किसके समय? रिपन के समय या मेयो के समय में? बताइए कमेंट बॉक्स में। निम्न में से कौन सी धातु विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा परिष्कृत नहीं की जाती है दोस्तों? बताइए। शानदार सा क्वेश्चन लग चुका है। सही आंसर आएगा सोडियम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जीव में वर्ण लवक पाया जाता है? वर्ण लवक किस जीव में पाया जाता है? बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सही जवाब गुलाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किस पदार्थ में आणविक द्रव्यमान 44U है? 44U है, बताएंगे आप लोग इसका आंसर। सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगने जा रहा है, यह आ चुका अगला क्वेश्चन 48। बताइए, निम्न में से भारत के विशाल मैदानों के समतल होने का मुख्य कारण क्या है? भाई एग्जाम में क्वेश्चन तो ऐसे पूछते हैं कि मुख्य कारण बता दो भाई क्या है, ठीक है। बताएंगे इसका आंसर। तो मुख्य कारण है नदी का निक्षेपण, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है यहां से। अगला प्रश्न, एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका निम्न में से किस कोशिका की विशिष्ट विशेषता है? देखो आपको हर प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मॉडल पेपर में। मॉडल पेपर अटेंड करने का बस यही एक फायदा रहता है आप लोगों को, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती होगी। फिलहाल अगर आप पादप कोशिकाएं टिक कर रहे हैं मेरे भाई तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। अब ये क्वेश्चन देखो आप, देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप ओरल भी कर सकते हो, मेंटली भी सॉल्व कर सकते हो बिना पेन उठाए। कैसे करेंगे गुरु बिना पेन उठाए? पेन तो उठाना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, पेन नहीं उठाना पड़ेगा जब आपको बोर्ड मास रूल पता है। पहले क्या होता है बोर्ड मास रूल में मेरे भाई? सबसे पहले आप कहोगे ग्रुप ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो 17 और 3 कितना होगा? 20 हो गया। और 20 सत्ते कितना होता है? 140 होता है। 178 में से 140 घटाओगे गुरु कितना बचेगा? 38 बचेगा। 38 में गुरु 22 जोड़ लेंगे कितना होगा? 60 होगा। बताइए ओरल किया कि नहीं किया आप लोगों ने इस आंसर को? बताइए इस क्वेश्चन को। चलो भाई एक बार करके बता देता हूं, नहीं तो कहेंगे गुरु बहुत फास्ट पढ़ा दिया, बताया भी नहीं।
17 और 3 कितना हो गया, 20 हो गया। 20 में 7 का गुणा करोगे 140 हो गया। 178 में से 140 घटाओगे 38 बच गया। 38 में 32 प्लस करोगे तो कितना हो गया, 60 हो गया। अब समझ में आ गया कैसे किया मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया। बी ऑप्शन आपने टिक कर लिया। तो फिलहाल आज का सेशन में यहीं पर वाइंड अप करूंगा। जैसा कि मैंने कहा था मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, जैसा मैंने कमिटमेंट किया था, मैंने अपने कमिटमेंट को पूरा किया है। अब आप लोग अपने कमिटमेंट को पूरा करो कि आपने 50 में से कितना करवाया। सभी विद्यार्थी बताइएगा आप लोगों ने कितने क्वेश्चन बना लिए इस क्लास से। और एक निवेदन है छोटा सा, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करो मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लो, ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करेगा। और एक छोटी सी विनती है, अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करे बिना मत जाना मेरे भाई, बहुत मेहनत लगी है, लाइक कर लेना वीडियो को आपके लिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करना, चाहे वो फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर प्लेटफॉर्म तक आप इस वीडियो को शेयर करो। और उन हर एक स्टूडेंट को बता दो कि ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल की क्लास डेली 8 बजे चलती है एनटीपीसी की। डेली 8 बजे ये क्लास आती है, डेली 8 बजे, ठीक है। आपको बता देता हूँ, इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है मेरे भाई, ठीक है। तो मिलेंगे एक को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे भाई जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।